I'll now invite Professor Sachinji Chaturvedi for his plenary session, Value Based Wellbeing Index. धन्यवाद परम आदरणीय भगैया जी, गजानन जी, हर्ष जी, और आज बहुत अच्छा परिचय हो गया जयंत जी. इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू जॉइन यू टुडे मॉर्निंग. मैंने सुना निवेदिता ताई ने कल जो विषय रखा वो और आज का जो विषय है उसमें हम लोग क्या आपस में संबंध देख रहे हैं, इसकी कुछ चर्चा हम लोग जब पूना में मिले थे, आदरणीय गौरांग जी भी थे उस समय, हम लोगों ने अलग अलग संस्थाओं की भूमिका, ब्रिगेडियर गणेशम जी ने भी उस समय पे चर्चा की थी. तो हम लोगों ने एक मुद्दा उस समय रखा था कि किस ढंग से हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या विषय हमारे सामने हैं और क्या हम लोगों ने सोचना चाहिए कि लाइफ का जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा सोच है, वो एक सिर्फ फिलॉसफी या स्लोगन बन के ना रह जाए और उसके जो डिटेल्स है उसको हम वर्कआउट कर सकें. उसके संबंध में जैसा आदरणीय गजानन जी कह रहे थे कि हम लोगों ने थिंक 20 में, T20 में इसका प्रयास किया है और T20 में हमने इसके 4 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं. हमारे हिसाब से जो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके कुछ प्रमुख ध्येय हैं और उन ध्येय की प्राप्ति के लिए लाइफ के कॉन्सेप्ट को हमने 4 अलग अलग भागों में देखना चाहिए. सबसे पहला जो उसका कोर एलिमेंट है वो हमारा कहना है कि वो है एथिक्स. लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जब हम बोलते हैं तो उसके जो प्रभाव हैं, जो उसके इम्परेटिव्स हैं, वो समझने के लिए हम लोगों को कोर वैल्यू देखना पड़ेगी और वो कोर वैल्यू है एथिक्स. नाउ व्हेन यू पुट एथिक्स इन द सेंटर, the trouble that we are seeing of the meltdown of the banks, like for instance in the United States, what we are seeing in terms of financing of projects which are for benefit of specific multinational corporations, that all is happening because there is a greed, and that greed is being financed through multilateral institutions, and those multilateral institutions require course correction. And that course correction is coming back to the basics, and that basics emanate out of the idea of ethics. So we are saying that the first and centermost important point is about ethics. तो वो ethics जो है वो बिल्कुल मिडल में है और उस ethics के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हमारी घूमती हैं. तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो इस पूरे मसले को लेकर के है वो एथिक्स का है. और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, आप लोगों में से कई का शायद परिचय आया होगा. एक संस्था है क्लब ऑफ रोम करके, और वो क्लब ऑफ रोम पिछले कई वर्षों से विश्व में विकास की जो असामान्यता है, विकास के जो चुनौती है, उस विषय में वो कार्य कर रही है. इस वर्ष वो अपनी एक रिपोर्ट का 50वां वर्ष मना रही है. उनकी जो 50 साल पहले रिपोर्ट आई थी उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, और ये वेबसाइट पे पूरी किताब अवेलेबल है, वो आपने पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए. तो वो जो लिमिट्स टू ग्रोथ है, आप सोचिए 50 साल पहले वो बोल रहे थे कि जिस गति से हम जा रहे हैं उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेलगाम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं. ये उन्होंने 50 साल पहले कहा था, और वो रिपोर्ट उस समय पे बहुत सुपर हिट जिसको कहा जा सकता है वो रही. सारे यूनिवर्सिटीज़ को, सारे थिंकर्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को यूरोप में उस रिपोर्ट ने हिला के रख दिया था. अब जब उनका 50 वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली है. वो भी पूरी रिपोर्ट वेब पर अवेलेबल है, जो इसी साल निकली है जनवरी में, और उसका टाइटल उन्होंने रखा बियॉन्ड ग्रोथ. तो लिमिट्स टू ग्रोथ एंड बियॉन्ड ग्रोथ. और इसमें इन्होंने वही बात सामने लेकर के रखी है जिसकी चर्चा हम हमारे लाइफ में कर रहे हैं. LIFE जो हमारा आइडिया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें हम इसकी चर्चा कर रहे हैं. तो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ये तीनों डायमेंशंस जो SDG के भी हैं, वो डायमेंशन इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है और तेज़ी से वो बाहर निकल करके आया है. अच्छा, ये इस बात में भी महत्वपूर्ण है, जैसा
प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की जो हमारी प्रेसिडेंसी है वो हीलिंग, हार्मनी और होप, हीलिंग, हार्मनी एंड होप इसकी है। तो ये जो 3 H हैं उसमें चाहे हम हीलिंग की बात करें तो कोविड के बाद वर्ल्ड का जो हीलिंग होना है वो, क्लाइमेट क्राइसिस के बाद जो वर्ल्ड का हीलिंग होना है वो, डेट क्राइसिस से जो देश जूझ रहे हैं उनका हीलिंग होना है, तो वो जिन देशों में पर्टिकुलरली अफ्रीका के जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, रशिया और रशिया के आसपास के क्षेत्रों में, हम रशिया के कारण लेकिन बाकी देशों के कारण यूरोप में जो संकट देख रहे हैं उसकी हीलिंग होना है। तो ये सारे हीलिंग की जो बात है और उससे जुड़ा हुआ जो हार्मनी और होप है वो, तो ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ लाइफ। तो हमने T20 में सबसे पहला यही कहा कि ये जो सारा चक्र है ये तब हो रहा है जब हमने अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने एथिक्स को खो दिया है। सो हाउ डू वी ब्रिंग एथिक्स बैक? जैसे मैंने कहा फाइनेंस में जो क्राइसिस हो रही है वो ग्रीड के कारण हो रही है। जो रशिया का क्राइसिस हुआ यूक्रेन के साथ, वो एथिक्स की कमी का ऐसा बड़ा कारण है कि रशिया ने सारे जो ग्रेन लाने और ले जाने के रास्ते थे वो बंद कर दिए। बाद में इंडिया और UN के प्रयास से हमने देखा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और उसके कारण लोगों को अन्न मिला। तो हम प्रतिस्पर्धा में, हम अपने सोच में इतनी भी गिरावट ला सकते हैं कि हम दूसरे के लिए जीवन का संकट भी पैदा कर सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो वैल्यू सिस्टम है, जो एथिक्स है, उसका चला जाना एक मेजर क्राइसिस है। तो हमने सबसे पहले कहा कि ये एक लाइफ का सेंट्रल एलिमेंट है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जब तक इंडिविजुअल्स अपने आप को एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल्स लाइफ का एक ही हिस्सा है। हमने T20 में लाइफ को इंस्टीट्यूशन से भी जोड़ा है, और इंस्टीट्यूशंस भी वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IFIs जिनको कहते हैं, या रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, कैरिकॉम डेवलपमेंट बैंक है। तो ये जो रीजनल बैंक्स हैं ये कैसे लाइफ के प्रोसेस को, लाइफ की फ़िलॉसफी को अपने अंदर ले सकते हैं। आपको ख्याल में होगा कि अभी तक इन लोगों के लिए जो गाइडलाइंस बनी हुई थी वो वॉशिंगटन कंसेंसस के चलते बनी हुई थी। तो वॉशिंगटन कंसेंसस का एक सोच था और उस सोच में कंपटीशन सबसे ऊपर था। तो देशों के बीच में कंपटीशन, कंपनियों के बीच में कंपटीशन, शहरों के बीच में कंपटीशन। तो ये जो कंपटीशन और ये जो प्रतिस्पर्धा के विकास का जो मॉडल था वो वॉशिंगटन कंसेंसस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो फिर विकास का कैसा पैराडाइम हो जो इस कंपटीशन के मॉडल को डेवलप ना होने दे, तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट हमने T20 में एड्रेस किया है। तो एथिक्स के बाद में डेवलपमेंट मॉडल। अब ये जो डेवलपमेंट मॉडल डेवलप हो रहा है होगा, इसको हम मेजर कैसे करें? अभी पीछे किसी आप लोगों के देखने में आया होगा, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में और बिजनेस स्टैंडर्ड में दोनों में आर्टिकल लिखे कि अब समय आ गया है जब हम GDP के आगे जाएं। GDP में हम पैसे का बात करते हैं कि मेजरमेंट कितना है, किस इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटी हो रही है, उसका मेजरमेंट कैसे करें। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जो अपना बायोडाइवर्सिटी खोती जाए और पैसा बढ़ाती जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी को बिना लॉस किए हुए अगर हम GDP के पैरामीटर को बदलें तो क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने, आज समय नहीं है लेकिन हमने करीब 80 पेज की एक रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट में हमने एक इंडेक्स बनाया है जिसको हमने वेलबींग इंडेक्स कहा है। और ये जो वेलबींग इंडेक्स है ये GDP को तो मेजर करेगा, पैसे को तो मेजर करेगा, लेकिन उसके साथ में वो वहाँ का पानी, वो वहाँ का जलवायु, वहाँ का जैव विविधता, ये जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको भी साथ में लेगा। तो उसको हमने वेलबींग इंडेक्स कहा। उसके कई पैरामीटर हैं, करीब 21 पैरामीटर हमने आइडेंटिफाई करे हैं और इसकी एक रिपोर्ट हम लोगों ने निकाल दी है। उसकी फॉलोअप रिपोर्ट अभी अगस्त में हम एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लाइफ के ऊपर कर रहे हैं और उस लाइफ के सम्मेलन
मैं गजानंद जी से बात करूंगा, हम C20 को भी साथ में लेंगे T20 के, और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के सामने है, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और इस तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में पर्यावरण पर नेतृत्व देने का जो महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री ने COP26 में किया, उसी को COP27 में हमने दोहराया, और उसी को हमने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में भी सामने रखा। और वो लाइफ का है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को हम बदलें, और उस बदलाव में जो एक सार्वभौमिक विकास का हमारा एक मॉडल खड़ा होना चाहिए, वो मॉडल कैसा दिखना चाहिए, इसके ऊपर एकेडमिक्स काम कर रही है, एकेडमिक्स के कई लोग काम कर रहे हैं कि वो जो सार्वभौमिक विकास का मॉडल हो वो सर्वसमावेशी हो, और वो सर्वसमावेशी विकास मॉडल में हम ये देख सकें कि सभी लोग साथ में आ सकें, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे दूसरी स्पीशीज़ हों, और वो लोग केंद्रित हो। साथ में जिन लोगों के लिए उसके डिलीवरी करने की बात हो रही है, उसके डिलीवरी करते समय जो विश्व आर्थिक संवाद की आवश्यकता है वो हम उसके साथ लेकर के आ सकें। तो इस प्रयास के साथ हम लोगों ने एक कोशिश करी है, और सोच इतना ही है कि ये जब मॉडल खड़ा हो तो भारत के लिए सिर्फ इतना कहने को ना हो कि हमने लाइफ के बारे में बात करी थी G20 के प्रेसिडेंसी में, हमने पूरा एक रोड मैप दिया। और वो रोड मैप ये बहुत ही, मैं बधाई दूंगा C20 को कि C20 ने उसको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, जब हम पूना में बैठे, फिर जब तीन मूर्ति भवन में बैठे, हर बार हमने उदाहरण की बात करी, और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम लोग कई बार T20 में, थिंक 20 में कुछ ज़्यादा थ्योरी में खो जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि उसको जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ा जाए, और उसको जोड़ने के लिए जो प्रयास C20 से हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी जोड़ा जा सकता है। तो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट भी होगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगे। तो लाइफ सिर्फ एक स्लोगन बन के नहीं रहेगा, इसलिए हमने T20 में तय करा कि हम एक वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम के लिए हमने 25 लेख ऑलरेडी कमीशन करे हैं, और वो 25 लेख के एब्स्ट्रैक्ट्स और सब आकर के हमने स्प्रिंगर के साथ उसको छापने का तय करा है। वो हम सितंबर में छापेंगे, भारत की प्रेसिडेंसी जब ख़त्म हो रही होगी तब। और हमारा इरादा है, उसमें हमने पहली बार ऐसा प्रयास किया, अभी तक सिर्फ जो अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमिक्स के लोग होते थे, वही T20 में आते थे। अब हमने T20 को खोल दिया, तो वर्ल्ड के कई लीडिंग फिलोसोफर्स हमारे साथ आए हैं जो लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। उसमें प्रोफेसर डोरिस श्रोडर हैं जर्मनी से, प्रोफेसर थॉमस पोगी हैं अमेरिका से, पीटर सिंगर हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इन लोगों को हमने जोड़ा है, वो लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, और लाइफ का कैसा सोच होना चाहिए, एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसके बारे में लिख रहे हैं। कई दूसरे लोगों को भी हमने साथ में लिया है, तो ऐसे हैं। अब ये जो मैंने 4 मुद्दे रखे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, समय उतना ही है। सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा वो यही विषय है हमारे सामने कि विकास का जो हमारा मॉडल है, जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, वो क्यों हमको रिविज़िट करने की आवश्यकता आ गई, और जो ट्रस्ट का डेफिसिट हुआ, वो ट्रस्ट का डेफिसिट क्यों हमारे सामने आया। जैसा हमने G20 का स्लोगन रखा है, जिसमें हम बोलते हैं कि वर्ल्ड एक फैमिली है, हम बोलते हैं कि पूरा विश्व एक है और हमारा भविष्य भी एक है। तो जब भविष्य भी एक है, परिवार एक है, तब फिर ट्रस्ट का डेफिसिट क्यों। और ये जो ट्रस्ट का डेफिसिट हुआ है उसके कारण डेवलपमेंट पैराडाइम में हमारे सामने चुनौती आई है। अच्छा, इसमें भी जो विश्व है वो 2 हिस्सों में सिद्धांतिक रूप से भी बढ़ जाता है। जब हम देखते हैं कि भारत जब बोल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो साउथ अफ्रीका भी उबांतु बोलता है, और जब वो उबांतु बोलता है तो वो साउथ अफ्रीका का वो बिल्कुल क्लियर है उबांतु कहने का उनका मतलब कि भाई मैं हूँ इस क्योंकि आप लोग हैं। तो ये जब हम बोलते हैं, तो अभी हम लोग ब्राज़ील अगली प्रेसिडेंसी है हमारे बाद में, तो हमने ब्राज़ील के लोगों को भी बुलाया था। तो जब साउथ अफ्रीका ने ये कहा कि जो आप बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो तो हम उबांतु के रूप में बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। और उनके बाद बोलने का नंबर आया, ब्राज़ील से प्रोफेसर ओलिवेरा आए थे। तो प्रोफेसर ओलिवेरा ने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है ब्राज़ील में। तो मुझे लग रहा था कि इनके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सुमेक कोजाई, तो सुमेक कोजाई उनका
स्पेनिश फ्रेज है जिसके लिए वर्ल्ड एक फैमिली, ये ब्राज़ील का सोच है। तो जो हम बोल रहे हैं वही साउथ अफ्रीका बोल रहा है, वही भाषा और वही सोच ब्राज़ील का है। और ये प्रेसिडेंसीज का भी ऐसा ही चक्र है कि हमारे बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका। तो ये जो चक्र G20 प्रेसिडेंसी का है, जिसको हम लोग एक और ग्रुपिंग में बोलते हैं इप्सा, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका पार्टनरशिप। तो इप्सा भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फिलोसॉफिकल सोच है, इसमें कोई कंटेस्टेशन नहीं है, इसमें कॉपरेशन ही है, इसमें पार्टनरशिप ही है। और ये विकासशील देशों की पार्टनरशिप है, जिसके बारे में बार बार हम जिसको ग्लोबल साउथ बोल रहे हैं। तो ये ग्लोबल साउथ को एक लाने का काम दत्तोपंत जी ने बहुत वर्ष पहले कहा। 91 में जब स्वदेशी जागरण मंच बना, तब 92 में दत्तोपंत जी ने ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन की आवश्यकता है, ग्लोबल साउथ को साथ में आने की आवश्यकता है। तो वो जो साथ में ग्लोबल साउथ को लाने की बात हुई, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी में हम लोगों को आगे बढ़ना है। ऐसा सोच नॉर्थ का है, ये नहीं है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति, उन्होंने कहा 95 में जब हम लोगों ने 92 में जब हम लोग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD बना रहे थे, तो उन्होंने कहा आवर लाइफ स्टाइल्स आर नॉट फॉर ग्रैब। ये उनका एक बड़ा फेमस वाक्य है। हमारे जैसा बनने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल आप लोगों की लाइफ स्टाइल से अलग है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना कि आवर लाइफ स्टाइल्स आर नॉट फॉर ग्रैब, एंड साउथ अफ्रीका सेइंग उबंटू और ब्राज़ील सेइंग सुमेक कोजाई, you can see the difference. You can see the polarized perspective in terms of how we see humanity and how we see our development perspective coming together. And that's the reason why war, power, and contestation is so much in vogue now, that everywhere you find US aggression, you find Russian aggression, you find more aggression coming from the north and south, becoming a crucible for some of these ideas. So friends, it's important for us to explore this idea further and see how the new development paradigm can bring in decentralized globalization and how it can bring in decentralized financialization. भारत का अंतर्राष्ट्रीय सोच और भारत का जो सोच राष्ट्रों को साथ में लाने का था, उसमें कहीं भी कंटेस्टेशन की गुंजाइश नहीं थी। तो हम कहीं पे वैश्वीकरण के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वैश्वीकरण के माध्यम से फाइनेंशियल कंट्रोल करने का जो प्रयास हुआ, जो शिकागो स्कूल की देन रही, और वो फाइनेंशियलाइजेशन ही सारे झगड़े की जड़ रहा। और उस फाइनेंशियलाइजेशन को हमसे अलग करना, उसको ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से अलग करना, और उसमें फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ और एथॉस और एथिक्स को लेके आना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बार बार इस बात को देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन से हटने की बात है, डी डॉलराइजेशन उसी का परिणाम है। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ strategy of financialization, we need to first get rid of dollars. और जो रशिया भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, लेकिन हम उनके प्रवाह में बह करके ऐसा नहीं कर रहे। अभी आपने देखा होगा पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री ने CBDC, जो हमारी डिजिटल करेंसी है, वो लॉन्च करी। आज डिजिटल करेंसी का भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो डिजिटल करेंसी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में निकली है, और इसके आने से हमारी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम हुई है। आज हम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ उनकी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमको कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाके डॉलर कन्वर्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले होता था ऐसा कि वो इंडिया से भी अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पहले डॉलर लेना पड़ता था और फिर डॉलर से काम करना पड़ता था। तो ये डी डॉलराइजेशन की जो शुरुआत हुई है, वो एक लार्जर कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन के बदलते पड़ावों का संकेत है, और वो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, ये सिर्फ भारत नहीं कर रहा, सारे अरब ओपेक देश जो हैं, उन्होंने गत वर्ष तय करा कि हम डॉलर में ही सिर्फ ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोकल करेंसी में भी करेंगे। जबकि 1972 के ऑयल शॉक के बाद में ये तय हुआ था कि सब डॉलर में ही ट्रेड होगा,
और उसके माध्यम से यूएस ने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। आप लोगों में से जिसको भी रुचि हो वो गुरुमूर्ति जी का लेख पढ़ सकते हैं, जिसमें गुरुमूर्ति जी ने पूरा एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने रखा है कि अमेरिका की मुश्किलात तभी बढ़ गई थी जब फाइनेंशियलाइजेशन को एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने ला के रखा। और वो जो ग्लोबलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट डॉलर बना, उसने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का काम किया। और ये डिस्टेबलाइजेशन जो उसका हुआ, उसके चलते ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा हमारे सामने एक चुनौती के रूप में निकला। तो आज उसको परिवर्तन की आवश्यकता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है। और लाइफ के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि जो हम समझते हैं कि हम अपने गतिविधि से पर्यावरण को सुधार सकेंगे, वो कुछ हद तक ही हो सकता है। उसका व्यापक अर्थ तभी निकल सकता है जब हम जो वायुमंडल में प्रदूषण हम वैचारिक स्तर पर फैला चुके हैं, उसको हम बदलने का प्रयास करें। तो जो पर्यावरण, वायुमंडल जो हमारे सोच को प्रभावित कर रहा है, जो सोच से हमारे एक्शन को प्रभावित कर रहा है, वो बदलने की अभी आवश्यकता है। और उस बदलने की आवश्यकता के लिए T20 ने जो प्रयास किया, उसमें जो मैंने 4 आपके सामने पढ़ाव रखे, उन चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। ये जो डेवलपमेंट कंटेक्स्ट था वो मैंने आपके सामने रखा। सबसे पहला जो डेवलपमेंट मॉडल, लाइफ डेवलपमेंट मॉडल अगर हम समझें, तो लाइफ का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमारा सोच, इट टेक्स आउट अस फ्रॉम कंपटीशन बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस का जो मॉडल था, जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमारे सामने रखा, सो दैट लार्जली लेट द प्रोसेस मोर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, सो दैट हैज़ टू बी टेकन आउट। सेकेंड, इट इज़ टू मच ह्यूमन सेंट्रिक। जापान ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में कहा ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। भारत का कभी भी ऐसा सोच नहीं रहा, हमारे लिए सबका समान अधिकार रहा उसके ऊपर। तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल के बजाय इंटर स्पीशी बैलेंस की जो हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण है। सभी प्राणियों का इस पर अधिकार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग बार बार बोलते ही हैं, तो वो सभी के लिए है, वो सिर्फ मानव समाज के लिए ऐसा नहीं है। और इसीलिए वहाँ से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया है वन हेल्थ का। क्योंकि वन हेल्थ अभी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो कोविड की क्राइसिस में हुआ, जो वुहान में हुआ, और उसके जो अभी तक असर हम देख रहे हैं, कई स्वरूपों में वो निकल के आ रहे हैं। तो वन हेल्थ उस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस कॉन्सेप्ट को हम अलग नहीं छोड़ सकते, वो हमारे डेवलपमेंट मॉडल का हिस्सा है। कई बार हम लोग इतना फ्रैगमेंटेड सोचते हैं कि हेल्थ के चैलेंज अलग होते हैं, फाइनेंस के अलग होते हैं, डेवलपमेंट के अलग होते हैं, पर्यावरण के अलग होते हैं, वो भी सोच छोड़ना पड़ेगा। ये साइलोइजेशन जो हुआ, उससे भी हमारी मुश्किल बढ़ गई, तो वन हेल्थ का वो छोड़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसके साथ में जो हमारा एक सिस्टेमिक सोल्यूशन निकालने का सोच, वो आवश्यक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी मैं बोल रहा हूँ तो कई बार हमको लगता है कि ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे गहराई से तो जो जिसको विकास के सतत लक्ष्य हम बोलते हैं, वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। अगर आप देखेंगे SDG का गोल 2, तो गोल 2 जो है, 17 गोल हैं, 17 में से जो दूसरा नंबर का गोल है वो न्यूट्रिशन की बात करता है। तो जब वो न्यूट्रिशन की बात करता है तो वो कहता है कि ये न्यूट्रिशन का गोल 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद गोल 3 विच इज़ अबाउट हेल्थ एंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद गोल 6 विच इज़ अबाउट वाटर। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पानी, और पानी के साथ में स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ में गोल 13 बायोडाइवर्सिटी। So all the SDG goals are interconnected and they bring in the Indian philosophy of integrated approach towards life. So how we bring in that integrated approach to life and how we go back to nature to derive that integrated approach, I think that is extremely important for us to understand and take that forward. जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसी के चलते जो डेट क्राइसिस हुई, जो क्लाइमेट क्राइसिस हुई, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय है इसमें लाइफ वैल्यूज़। तो पहला मैंने बोला लाइफ एंड डेवलपमेंट मॉडल, सेकंड है लाइफ एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ में चाहे हम वैल्यूज़ इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी उस कंटेक्स्ट में इसको देखें या इंटेग्रिटी के फॉर्म में देखें। जो इंटेग्रिटी की कमी आज हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार देख रहे हैं, वो
बड़ा कारण है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन हमको दे गया और हमने उसको अपने सारे लाइफ के अंगों में ले लिया, वो एक हमारे लिए मुश्किल बार बार खड़ी कर रहा है। भारत ही एक ऐसा देश हो सकता है जो इंटेग्रिटी को, एथिक्स को सामने ला करके रखे। फाइनेंस और फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ भी वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसलिए एथिक्स और वैल्यू सिस्टम फॉर प्रमोटिंग लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर दैट वी शुड ब्रिंग दैट इन द सेंटर, वी शुड ब्रिंग एथिक्स इन द सेंटर। अब मुश्किल उसमें क्या आती है कि जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो अभी हमारी 2 मीटिंग्स G20 देशों के साथ हुई, वो बार बार ये पूछते हैं वैल्यूज़ किसकी, क्रिश्चियंस की वैल्यू कि जो हम इस्लाम में बिलीव कर रहे हैं उनकी वैल्यू, या ये हिंदुओं की वैल्यू। तो अब ये मुश्किल बड़ी खड़ी हो जाती है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको हम कैसे जोड़ें। तो जो नॉन रिलीजियस वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते रहे हैं और बार बार देखते रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे साथ में अर्जेंटीना की एक प्रोफेसर थी ग्लैडिस। तो ग्लैडिस ने 4 बातें सामने रखी। उसने कहा कि देखिए भाई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस वैल्यू सिस्टम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स, एंड शी सेड नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल इथॉस। तो अब जो कल्चरल इथॉस हैं, इनका कहना ये है अर्जेंटीना का कि भाई अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास में वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो बिना कल्चर के नहीं हो सकता। कल्चर उसमें महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि हर देश का, हर समाज का, हर जाति का एक अपना सोच है कल्चरल, और उसको हमने नष्ट नहीं होने देना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उसको जब प्रोटेक्ट करना है, तो फिर सब कॉमन एलिमेंट कैसे होंगे और सब फिर एक ही मंच पे G20 के कैसे बैठेंगे। तो ये काफ़ी देर बहस का मुद्दा रहा, लेकिन सबने इस बात से एग्री करा कि कुछ बेसिक हमारे टेनेट्स हो सकते हैं, जैसे वाटर, एयर और फूड, ये तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, उनको रेस्पेक्ट करना। आप चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चाहे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चाहे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, लेकिन वो करना है। तो एंड रिजल्ट, एंड गोल हमको एकदम क्लियर है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में हमें ये तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। अब इसको किस एंगल से किया जाए, वो देखने की बात है। फिर ग्लैडिस ने आगे लिखा कि सोशल जस्टिस, इंस्टीट्यूशन और वेलबींग, ये तीनों उसके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब हम बहुत देशों के साथ बैठ करके वही चर्चा करते हैं। जब हम आपस में ही भारत में चर्चा करते हैं तो हमको बहुत कन्विंसिंग लगता है और हमको लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन जब दूसरे देश साथ में आके बैठते हैं तो हमें उनको कन्विंस करना और उनके साथ में उसी सोच को आगे बढ़ाना वो मुश्किल का काम होता है। तो इसलिए एक दिक्कत है। जो एक सल्यूशन मुझे ठीक लगा वो हमारे ही मीटिंग में साउथ अफ्रीका से एलिजाबेथ आई थी, तो उन्होंने सजेशन दिया कि अगर हम ये वैल्यू वाला सिस्टम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ है, क्योंकि अगर वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम है तो वो कम्युनिटीज़ कर सकती हैं। वो देशों के ऊपर से हमें हट जाना चाहिए। लेट द कम्युनिटीज़ लीड द वैल्यू सिस्टम, नेशनल गवर्नमेंट्स कैन नॉट लीड वैल्यू सिस्टम। तो उस पर भी बहुत बहस हुई, काफ़ी लोगों का अलग अलग मत था। उनका कहना था कि जो कम्युनिटीज़ हैं दे कैन हेल्प इन लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, दे कैन ब्रिंग इन द इंटरलिंकेजेस इन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, वो सारी बात थी। उन्होंने इसका भी कहा, उसमें हमारे UGC के चेयरमैन भी थे प्रोफेसर जगदीश कुमार। तो जगदीश कुमार जी ने कहा कि देखिए भाई ये तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो जो आइडिया राइट्स का है ये उसके अगेंस्ट है। तो ये उस पे हमारा रिस्पॉन्स है, जो राइट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है उसके बजाय ड्यूटी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल खड़ा हो। और फिर उन्होंने वो ईशा उपनिषद का जो शांति मंत्र है वो बताया, फिर बोले कि इससे हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड डेवलपमेंट मॉडल, राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, कंटेस्टेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन, वो सारा एक आया। फिर क्रिटिसिज्म हुआ कैंट का, कि जो कैंट का जो थ्योरी है, सो पोस्ट कैंट द होल नैरेटिव ऑन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंडिविजुअल सेंट्रिक। तो जैसा कैंट ने अपने कैटेगोरिकल इम्परेटिव जो उनका थ्योरी है कैंट का, उसमें उन्होंने लिखा था, तो ही सेड
ऑटोनॉमी और फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू बी अ पर्सन। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑटोनॉमी और फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू बी अ पर्सन। तो ये जो व्यक्तिवाद का सोच कैंट की थ्योरी से निकल के आया, उसने सारे नैरेटिव को बदलने की वेस्ट में कोशिश करी, और उसके बाद के सारे आर्थिक डेवलपमेंट मॉडल व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो गए। और ये प्रोफेसर जगदीश कुमार का कहना था कि यही गलती हुई, क्योंकि हमने जो ईशा उपनिषद का शांति मंत्र है वो बुला दिया और हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जो व्यक्ति सेंट्रिक हुआ तभी वो राइट सेंट्रिक हुआ, और इसीलिए ड्यूटीज वहाँ से चली गई। तो जो साउथ अफ्रीका कह रहा है, एलिजाबेथ कह रही है, वो कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन जो अर्जेंटीना कह रहा है कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और कल्चरल इथोस इम्पॉर्टेंट है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो सर्कल जब बना तो लोगों को हमारे ग्रुप में एक ये हुआ कि हाँ, एक अलग अलग ट्रैक पे नहीं हम जा रहे, एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन बहस का मुद्दा अलग अलग पर्सपेक्टिव से निकल के आ रहा है। तो ऐसे इंटरेस्ट और नॉर्म्स, ये बात हुई कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नॉर्म्स तय करने की बात होती है, वो नॉर्म्स कई बार इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। जैसा हमारा सोच होता है वैसा ही हम नियम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सोच और नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय सोच, या राष्ट्रीय सोच अंतर्राष्ट्रीय नियम, ये जो आपस का खेल था, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और वो भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम पर्यावरण के लिए क्या नियम बना रहे हैं वो हमारे राष्ट्र का जो नैरो इंटरेस्ट है उसको सामने रख करके तय करते हैं कि ये सबके लिए नियम है, जिससे हमारा वर्चस्व बना रहे। तो ये जो वेस्ट के कुछ देशों का इस तरह के नियम बनाने का रहा, उसका सबसे बड़ा असर फाइनेंस में हुआ। फाइनेंस में आप देखेंगे जो ग्लोबल टैक्स हेवन्स तय हुए, जहाँ पे कि टैक्स लगाने का सिस्टम नहीं है, वही टैक्स हेवन्स या तो यूएस में निकलते हैं, नहीं तो जर्मनी में निकलते हैं, या उनके द्वारा नियंत्रित जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर निकल के आते हैं। वो ये लोग ही वो हैं जहाँ मेजर पैसा अफ्रीका की जो करप्ट रिजीम्स हैं, वो जो एशिया की करप्ट रिजीम्स हैं, या लैटिन अमेरिका की करप्ट रिजीम्स हैं। अभी आपने क्रेडिट स्विस का देख ही लिया कि कितना बड़ा एक पैसा एक झटके में वहाँ से गया। तो ये जो ग्लोबल टैक्स हेवन्स हैं वो एक मेजर पर्यावरण के लिए बाधा भी है, क्योंकि ये इन्हीं लोगों के पास में विश्व की जो 5 बड़े सी लेन्स हैं जो ओशंस में मूव करते हैं, उनमें से 3 मेजर सी लेन्स इन लोगों के पास हैं जो टैक्स हेवन्स में बैठे हुए। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक बड़ा काम, ओशंस को पोल्यूट करने का एक बड़ा काम वो कर रहे हैं जिनके पास में पैसा ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के नियम बनाने की क्षमता और ताकत है। तो वो हम लाइफस्टाइल को परिवर्तित करने का जो प्रयास करते हैं वो आधा ही रह जाएगा अगर हम सिर्फ ये बोलें कि आप मछली इतने समय ही पकड़िए, बाकी छोड़ दीजिए। वो बहुत ही कम परसेंटेज की बात है, बहुत ही छोटी बात है, और हम अगर व्यापक स्तर पर देखें तो उसका प्रयास बहुत है। और इसलिए ये वैल्यू सिस्टम में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को रखें। वो दूसरी बात, तो सबसे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट मॉडल के बारे में कहा, दूसरा मैंने वैल्यू को कहा। अब तीसरी बात हम करेंगे जो कि है इकोनॉमी की। और इकोनॉमी में 3 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला SCP, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में 1 मिनट में बात करते हैं, लेकिन उसी में दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टर कौन होगा जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को आगे लेके जाएगा, उस एक्टर की हम चर्चा करेंगे। तीसरा, उसमें बाधा क्या आ सकती है, और चौथा, उसको मेजर कैसे करेंगे। 1-1 मिनट इन चारों बातों पे बोलता हूँ। सबसे पहला SCP, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अगर आप देखें हैं कि इसको अंग्रेजी में वो लोग सफिशिएंसी बोलते हैं। थाईलैंड में बुद्धिज़्म को बीच में रख करके उन्होंने सफिशिएंसी इकोनॉमी एक मॉडल थाईलैंड ने सामने रखा है। हमारे बैठक में थाईलैंड भी थे के लोग भी थे। तो थाईलैंड ने ये बात सामने रखी कि जो बुद्धिस्ट ने कहा कि कंपैशन होना चाहिए, जो कहा कि रेस्ट्रेन होना चाहिए कंजम्पशन में, उसका सबसे बड़ा हमने जो मॉडल खड़ा किया है थाईलैंड में वो सफिशिएंसी इकोनॉमी का है। और सफिशिएंसी इकोनॉमी, तो फिर सवाल आया कि सफिशिएंसी किसकी और कितना सफिशिएंट है ये कौन तय करेगा, और कहाँ पर हम उसका सीलिंग रखें। तो ये काफ़ी देर चर्चा का विषय रहा, लेकिन सबने इस बात को माना कि कंजम्पशन में सस्टेनेबिलिटी रखना
ज़रूरी है। एक ऑब्जेक्शन हमारे सामने आया अमेरिका से। यूएस का कहना ये था कि आप जिस वर्ल्ड में अभी ऑलरेडी हम रिसेशन से जूझ रहे हैं, ऐसे में आप कंजम्पशन कम करने की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था बैठी जाएगी नीचे। फिर तो हम कोई और G20 का तो काम इकोनॉमी को बचाना है, आप तो उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये कैसा डेवलपमेंट मॉडल है। तो इसको लेके भी काफ़ी चर्चा रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सभी लोगों ने सामने रखी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट reducing consumption. We are just saying to shift consumption to the areas where recyclability is possible. How do you recycle? How do you reduce? How do you bring right to repair, etc. on the job? So if that all comes in, then wastage would be reduced. So there was largely some agreement. तो ये तो सस्टेनेबल कंजम्पशन इन पर, इसके ऊपर भी हमने एक रिपोर्ट अलग से जारी करी है। वो करीब मुझे लगता है 35-36 पेज की रिपोर्ट है। उसमें हमने SCP के जो ट्रेंड हैं, कौन लोग सस्टेनेबली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सस्टेनेबली कंज्यूम कर रहे हैं, वर्ल्ड में ये कैसा हो रहा है, इसको हमने थोड़ा सा उसमें रेखांकित करने का प्रयास किया है। दूसरा मैंने कहा एक्टर कौन होगा। जैसा हम ने देखा जब प्राइम मिनिस्टर ने 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी लॉन्च करी, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि G20 की भारत की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। वो आर्टिकल पढ़ने लायक है। उसमें एक बात उन्होंने कही कि हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप कैसा होगा, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी। तो हमारा कहना ये था कि जो एक्टर होंगे फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो एक्टर सोशल इंटरप्राइजेस होंगे। आप लोगों में से जिनका भी बालू से परिचय आया होगा, तो बालू जी बार बार एक जिक्र लेकर के आते हैं जो 2019 के बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था, और वो था कि भारत जो है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? सेबी को ये काम दिया गया, सेबी ने उसकी गाइडलाइंस बना दी। आइडिया ये है कि जो इंटरप्राइजेस, जब जनरली हमारा सोच ऐसा आता है निकल के कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मुनाफा ही उनका मोक्ष है, उनको तो मुनाफा ही चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। तो वो मुनाफे के पीछे भागना जो निजी व्यवसाय का काम है, उसके अलावा कई ऐसे निजी व्यवसाय खड़े हो रहे हैं जहाँ सामाजिक विकास उनका उद्देश्य है। मुनाफा नहीं लेना ऐसा नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल है ऐसा नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनको कहा गया सोशल एंटरप्राइजेस। तो these social enterprises are the instruments to take the idea of life forward. अमेरिका में इसको 4th सेक्टर कहा जाता है। वहाँ पर अभी करीब 4,500 ऐसी कंपनियाँ अमेरिका में हैं जो सस्टेनेबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सोशल एंटरप्राइजेस का काम कर रही है। भारत में अभी करीब 140 कंपनी हमने ऐसी लिस्ट करी है जो सोशल एंटरप्राइजेस की तरह काम कर रही हैं। ट्रस्टीशिप का आइडिया है और वो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में है। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में हमने राज्य नीति आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री को ये प्रस्ताव रखा कि मध्य प्रदेश ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा लेना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहिए। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष मध्य प्रदेश के बजट में हमारे वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हैं वो जारी करने का तय करा। तो जो ये सोशल इंटरप्राइजेज हैं वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो उसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए रखे। ये विषय बहुत है, इसी के ऊपर 2 घंटे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना बोल के यहाँ पे इसको रोकता हूँ। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा इम्पेडिमेंट्स क्या आ सकते हैं इसमें, हमारे सामने खतरे क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को बढ़ाने के हमारे उद्देश्य में सबसे बड़ा एक इम्पेडिमेंट है, सबसे बड़ा एक रोड़ा बन करके निकल करके आता है, सबसे बड़ा बाधक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स जो हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ के कुछ ही लोगों के पास में हैं। तो अगर आप अभी देखें सोलर एनर्जी के, आज हम सोलर एनर्जी के जो सेल्स हैं वो नहीं बना पा रहे, हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ इन्वायरमेंट में हैं, प्यूरिफिकेशन है, डिसैलिनेशन है, आर्सेनिक को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायो कंपोस्ट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है। उससे हटाने के लिए
तो ये जो थॉमस पॉगी हैं, प्रोफेसर थॉमस पॉगी, उन्होंने एक आइडिया हमारे T20 में रखा, वो हम लोगों ने लिया भी है। उन्होंने कहा एक ग्रीन इम्पैक्ट फंड बनाना चाहिए। उस ग्रीन इम्पैक्ट फंड को जो फंडिंग है वो टेक्नोलॉजी की एफिकेसी के बेसिस पे फंड किया जाना चाहिए। तो एक आइडिया ये बार बार रहा, बीटी कॉटन के समय भी आया था कि टेक्नोलॉजी सरकार खरीद ले और उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक बार में ले ले और फिर लोगों को फ्री वो टेक्नोलॉजी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। ऐसा एक अनुभव अभी हम लोगों ने जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उन्होंने किया है। वर्ल्ड के जो जर्नल्स हैं वो सारे जर्नल्स बहुत महंगे हैं, तो अब सरकार ने सारे डेवलपमेंट की, वो हम इससे कैसे पा सकते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मैं कंक्लूड करूँगा। तो अर्बनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट ये दोनों लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और ये मुद्दा आप सोच सकते हैं कि हमारे बैठक में कौन लेके आया। मुझे खूब प्रसन्नता हुई जब चाइना ने ये मुद्दा रखा। चाइना ने कहा कि लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, लाइफस्टाइल फॉर रूरल डेवलपमेंट, इंडिया ने ये सोचना चाहिए और हमसे सीखना चाहिए। चाइना ने बोला ये कि हमसे सीखना चाहिए कि लाइफस्टाइल फॉर रूरल एरियाज़ क्या होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना विषय रखा कि रूरल डेवलपमेंट कैसा होता है। जो उन्होंने विषय रखा, मुझे नहीं लगता कि हम उसकी चर्चा नहीं करते। जो योजक कर रहा है ग्राम विकास के लिए, वही चाइना का मॉडल, वही उनका कहना था। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गजानन जी, और आपने लाइफस्टाइल फॉर रूरल डेवलपमेंट ये विषय लेके रखना ही चाहिए। और वो रूरल डेवलपमेंट वही है जो आप कर रहे हो, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय उनके सामने आया। जो अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में था, वो वापस हम एथिक्स बीच में लेकर के आ पाए, क्योंकि जितना अर्बनाइजेशन है वो सारा फंडिंग के बेसिस पर है, और वो फंडिंग अगर एथिक्स से जुड़ी नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। और हमें आश्चर्य हुआ कि हमारे ग्रुप में एक यूके से महिला आई थी, उसने एक विषय रखा लंदन सिटी का, और वो आंकड़ों के साथ रखा, और उन्होंने कहा कि लंदन सिटी में जितना गंदा पैसा आता है वो हमारी गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। और वो गंदा पैसा क्या और गंदगी क्या, उसके उसने 2 चार्ट बना करके हमारे सामने रखे। तो ये जो रशिया के जार्स हैं, जो रशिया के बिजनेसमैन हैं और ओलिगार्क्स हैं, all of them are parking their money in London, and London Municipal Corporation is using that money to serve London city. और जो वो गंदगी का उसने जिक्र किया, वो कई तरह का करप्शन, हाई लेवल करप्शन, वो सारी चीज़ें उसने रखी। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में वहाँ निकल के आया। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वैल्यूज़ और नॉर्म्स अगर उसके ऊपर डेवलप करने का काम किया जाए तो वो सही हो सकता है। जो हम इंदौर में देख रहे हैं, हर्ष जी हैं यहाँ पर, जो इंदौर में अभी हम देख रहे हैं लोकल बॉन्ड इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया फॉर रिसोर्स जनरेशन, उसका सब्सक्रिप्शन जितना वो लोग चाह रहे थे उससे 12 टाइम्स ज़्यादा हुआ। इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का हुआ। तो लोकल हमारे पास में पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद और तमिलनाडु के बीच में रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम गडकरी जी ने किया, एन्यूटी मॉडल्स लेकर के ऐसे नए रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल्स रखे जो लोकल रिसोर्सेज पे आधारित हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रेवेन्यू जनरेशन फॉर रिसोर्सेज रखें और उसको हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से जोड़ें, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण अंग है। उसी से जुड़ा हुआ आखिरी मुद्दा है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसा हम बार बार बोलते हैं कि MDG और SDG में फ़र्क क्या, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फ़र्क क्या? 2 महत्वपूर्ण फ़र्क है। पहला फ़र्क है MDGs फोकस्ड ऑन क्वांटिटी, कितने स्कूल, कितनी सड़कें, कितनी बिल्डिंग, ये सारा क्वांटिटी पे था कि इतने हमने स्कूल बना दिए, इतनी हमने पंचायत भवन बना दिए। SDGs ने कहा नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। इट्स नॉट अबाउट फूड सिक्योरिटी, सबको खाद्य सुरक्षा है वो नहीं, क्या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। तो वी शिफ्टेड अवे फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन MDG एंड SDG। दूसरा, इट इज़ नॉट अबाउट इंटैटलमेंट। तो आप फलाने समाज के हैं इसलिए आपको ये सुविधा मिलेगी, आप भी वहाँ पर हैं इसलिए आपको ये मिलेगा। मनरेगा है तो अब आप अगर मनरेगा की लाइन में आते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, नहीं। वी शिफ्टेड टूवर्ड्स entrepreneurship development, and that's the model India has followed. So Skill India, Startup India, all of them are connected with entrepreneurship. So we shifted away from entitlement based approach to
entrepreneurship based development, and that is the reason why lifestyle for environment is connected with that. ये सारे होने के बाद में अब मैं एक कंक्लूड करता हूँ 5-6 बातों के साथ में, और 10 बज रहे हैं, एक 10 मिनट लेता हूँ। सबसे पहला मुझे लगता है कि हमारे पास में कुछ चुनौतियाँ भी हैं इस विषय को आगे ले जाने में और उस विषय को समझने में भी। तो ऐसे मैंने 6 बिंदु निकाले हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट स्टेक होल्डर्स। तो ये चाहे C20 करे चाहे T20 करे, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या होना चाहिए। और अब इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, जब हम पूना में बैठे थे, भगैया जी ने उस समय कहा था, आप लोगों के पास में नोट्स होंगे, मेरे पास में भी तब के नोट्स हैं, कि हम मूलभूत विषय पर जाएं। और मूलभूत विषय वही है कि हमारे पार्टनर्स कौन होने चाहिए इस विषय में। तो जितना व्यापक हम विचार करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक ने किया, जो IMF ने किया, वो वर्ल्ड बैंक IMF ने नहीं किया, वो US का सोच था, इसलिए उन्होंने इनके माध्यम से वो किया। हम ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पकड़े जिनके माध्यम से हम लाइफ के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करें, स्थानीय स्तर पर क्या करें, NGOs के स्तर पर क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय शोध और शोध से रिलेटेड जो प्रकाशन होंगे उसको लेकर के क्या करें। तो लाइफ का कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉन्सेप्ट हो, इसके बारे में हमने क्या सोचना चाहिए। तो वो हमारे स्टेक होल्डर्स की बात है, वो पहला बिंदु है। दूसरा, उसके देन वी वुड हैव टू पिक अप अलाइनमेंट्स, किनके साथ पार्टनरशिप करें। जैसा मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए, कई का सोच हमारे सोच से मिलता है। जैसे साउथ कोरिया ने हमको बिल्कुल कहा कि जो कल्चर पे आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल कल्चर का ही होना चाहिए। फ्रांस ने कहा कि अब हमने कल्चरल इकोनॉमिक्स ये विषय हाथ में लिया है और उसको अभी 12 यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस में पढ़ा रही हैं जो कल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में काम कर रही हैं। हमारा उस बारे में हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं, और हमारे जो एकेडमिक्स है वो उसको छोड़ देते हैं। तो इसको कैसा करना है, उसको कैसा एक स्वरूप देना, ये आवश्यक है। तीसरा, हाउ टू कैप्चर इमेजिनेशन फॉर चेंजिंग द माइंडसेट, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो माइंडसेट अभी हमारे विचारों में बन गया हो गया, अगेन फिर से मैं बालू की तरफ जाऊंगा। बालू ने कहा कि 7 R's आर इम्पॉर्टेंट। वो 7 R क्या है, वो बालू के 7 R बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, रैशनल, हाउ डू यू रैशनलाइज द होल थिंग। सेकेंड, हाउ डू यू मोबिलाइज रिसोर्सेज। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वी डिफाइंड। तो रैशनल, रिसोर्स एंड रोल्स, ये 3 R हुए। अगले 3 R हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, रिवार्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, रिवार्ड। मैं फिर से बोलता हूँ, रैशनल, रिसोर्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, रिवार्ड, और आखिरी है उसका रिव्यू करना। 7th इज रिव्यू। सो ये 7 R इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं के साथ में हम तय कर सकते हैं कि किस ढंग से उसको आगे लेके जाएं। आखिरी 2 मुद्दे ऐसे हैं। पहला, कैसा हम एथिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। कई बार हमको लगता है कि एथिक्स बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, क्या हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, किस ढंग से इंस्टीट्यूशनलाइज उसको किया जा सकता है, कौन लोग एथिक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बांध सकते हैं और उसको आगे लेकर के आ सकते हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कलेक्टिव रूल मेकिंग एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रूल्स, जैसा मैंने कहा कि जो जिसका सोच होगा वो नियम तय करेगा, जो पावरफुल है वो नियम तय करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सिचुएशन न पैदा हो। और उसके जगह हम अगर कलेक्टिव रूल्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो लाइफ का मंत्र लेकर के आएँ तो फिर वो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में निकल करके आ सकता है। हम लोगों ने कई सारे पब्लिकेशंस अलग अलग निकाले हैं। एक ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का G20 का निकाला है, एक G20 का, और ये देश की 12 भाषाओं में है। ये सारे कॉपीज़ मेरे लिए लाना संभव नहीं था, लेकिन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी तो वो भी हम भेजेंगे। ये सारी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।